नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गंगा सवेरा में। आपके साथ मैं दीपा बाफेला। नमस्कार, मैं हूं जया मिश्रा। 23 फरवरी को चौथे चरण के लिए 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जिससे जुड़ी खबर हम आपको बताएंगे। एबीपी गंगा आपको यूपी चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट बताएगा। सूबे की सियासत से जुड़ी हर तस्वीर और उसके मायने आपको समझाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन। और गंगा सवेरा की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी चुनाव के बीच आजमगढ़ का फिर सुर्खियों में नाम आ चुका है। आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान चली गई। शराब कांड में सपा प्रत्याशी रमाकांत यादव के भांजे का नाम सामने आ रहा है। देखिए, इसमें राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आने लगा है। लोगों ने सरकारी शराब ठेके से खरीदकर पी थी शराब। रमाकांत यादव के भांजे का है देसी शराब का ठेका। पवई फूलपुर से सपा के बाहुबली प्रत्याशी हैं रमाकांत यादव, जिनका कनेक्शन भी सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर। और शराब कांड में 44 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। शराब ठेके से 2 सेल्समैन को हिरासत में लिया गया है। एसपी ने इस बात की पुष्टि की है। ठेकेदार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दे रही हैं दबिश। अभी भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जहरीली शराब कांड मामले में पुलिस इंस्पेक्टर को निलंबित भी किया जा चुका है और आबकारी इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल भी निलंबित किए जा चुके हैं। मृतकों की संख्या को लेकर डीएम ने बयान बदला है। डीएम ने अब 3 लोगों के मरने की बात कही है। पहले 5 की मौत बताई थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत हुई। तो सपा प्रत्याशी का नाम इसमें सामने आ रहा है। मृतकों की संख्या को लेकर डीएम ने बयान भी बदल दिया। 44 से ज्यादा लोग अभी भी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं और डीएम ने अब तक 3 लोगों की मरने की बात कही है। यहाँ पे कच्ची शराब पीने से कुछ लोगों की डेथ हुई है। प्राइमरी जो अभी हम लोगों ने देखा है, उसमें हमारे अधिकारियों ने तस्दीक करके बताया कि 5 डेथ्स अभी रिपोर्टेड हैं और 4 लोगों को सीएचसी के माध्यम से हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। और साथ में एक सर्वे भी यहाँ पे कराया गया। जिन जिन लोगों ने इस ठेके से शराब लिया था, तो उनको भी हम लोग एज अ प्रिकॉशनरी मेजर सबको 8-9 लोगों को, जबकि उनकी स्थिति ठीक है लेकिन उनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। चलिए, शराब से मौत के बाद से कोहराम मचा हुआ है। इसी पर और जानकारी लेते हैं और जानकारी देने के लिए खुर्रम नौमानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। खुर्रम, सबसे पहले तो अपडेट दीजिएगा पूरे मामले को लेकर। प्रशासनिक अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, कहां पर लापरवाही हुई, किस किस का कनेक्शन सामने आ रहा है, लेटेस्ट अपडेट क्या है पूरे मामले को लेकर? देखिए, लेटेस्ट अपडेट ये है कि कल शाम तक 5 लोगों की डेथ की बात रिपोर्ट हुई थी। ये बात जिला अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने स्वयं कही थी, लेकिन उसमें एक कंफ्यूजन था। कमिश्नर ने 4 लोगों की बात कही, पुलिस अधीक्षक ने 3 लोगों की कही। फाइनली हम लोगों ने 5 लोगों की बात को माना और 5 नाम प्रकाश में भी आए थे। लेकिन देर रात फिर डीएम का एक बयान जारी होता है और उसमें डीएम 3 लोगों की बात कहते हैं और 1 लोगों की हार्ट अटैक से मौत की बात कहते हैं और 1 की बात अभी क्लियर नहीं हो पाई तो 5वां कौन था। लेकिन अगर हम मौतों की बात करें तो 7 नाम हमारे सामने आए हैं जो जिनकी मौतों की बात हुई है और स्थानीय लोग तो 12 से 15 लोगों की मौत का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अभी तक ये पूरा साफ प्रशासन ने नहीं किया कि आखिर मौतें कितनी हुई। लेकिन जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज ने ये भी कहा था कि हम इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जो निजी अस्पताल है उनको भी अलर्ट मोड पर लिए हुए हैं ताकि इन मरीजों को उसमें शिफ्ट किया जाए। तो घटना की गंभीरता आप इसी से देख सकते हैं कि किस तरीके से घटना हुई। और अभी तक की जो जानकारी है कि स्थानीय लोग 7 नाम जो स्थानीय लोग बता रहे हैं और संख्या बढ़ने की भी पूरी उम्मीद है। जी खुर्रम, लेकिन इस पूरे मामले में क्योंकि चुनाव भी चल रहे हैं और ऐसे में सपा प्रत्याशी के भांजे का कनेक्शन भी सामने आ रहा है, इसको लेकर अब तक क्या कोई रिएक्शन सामने आ रहा है सपा प्रत्याशी की तरफ से? अभी उनसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन रिएक्शन क्या ये साफ देखिए ये साफ तरीके से वहाँ पर जो पूर्व सांसद हैं और सपा के समाजवादी पार्टी के पवई फूलपुर से 2022 में प्रत्याशी बनाए गए, उनके भांजे का ठेका है। लेकिन स्थानीय लोग तो बार बार यही कह रहे हैं, जो कि हमारे पास बाइट आ रही है, हमारे पास कैमरे पर लोग बोल रहे हैं, वो साफ तरीके से यही कह रहे हैं कि ये रमाकांत जी का ठेका है, यानी रमाकांत यादव एमपी जी का ठेका है, यानी उनको उस क्षेत्र में लोग एमपी जी कहते हैं, तो उनका ठेका है। लेकिन जो ऑफिशियली बताया गया है वो ठेका उनके भांजे के नाम से, लेकिन चलता उन्हीं के नाम से था।
तो ये चुनावी तौर पे भी देखा जा सकता है कि जिस तरीके से चुनाव में शराबों का वितरण होता है, ये हो सकता है। खुर्रम, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे इस मामले पर। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और आज रवाना होंगी चौथे चरण की सीटों के लिए पोलिंग पार्टियां। सोमवार को शाम 6 बजे थम गया चौथे चरण का कल प्रचार और 23 फरवरी बुधवार को यूपी के 9 जिलों में मतदान होना है। चौथे फेज में 59 विधानसभा सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई और लखनऊ में वोटिंग होगी। उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा में भी मतदान होगा। पोलिंग पार्टियां सुबह से ही रवाना हो जाएंगे। और चौथा चरण भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस चरण की 90% सीटें भाजपा के पास है। इन 51 सीटों को बचाने की चुनौती भारतीय जनता पार्टी के पास है, जबकि सपा के पास 4 सीटें हैं। वहीं बसपा और कांग्रेस के पास 2-2 सीटें हैं, जिन पर मुकाबला कांटे का दिखाई दे रहा है। तो देखिए, 23 फरवरी यानी कि बुधवार को यूपी के 9 जिलों में वोटिंग है और 59 विधानसभा सीटें जिस पर वोट डाले जाएंगे। और उधर चौथे चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। जिन 9 जिलों में मतदान होने हैं, उनमें से 4 जिलों को भाजपा ने 2017 में क्लीन स्वीप किया था। यानी इन जिलों में भाजपा के सभी प्रत्याशियों को अपनी साख बचानी एक बड़ी चुनौती होगी इस बार। बिल्कुल। और चौथे चरण में लखनऊ की सरोजनी नगर और कैंट सीट को सबसे हाई प्रोफाइल सीट बताया जा रहा है। तो हरदोई की सदर सीट पर 40 साल से एक ही परिवार का कब्जा है। तो वहीं लखीमपुर खीरी का निघासन सीट इस बार बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। लखनऊ पहुंची यूपी की लड़ाई। आखिरी किले में कांग्रेस की चढ़ाई। हरदोई का वो किला जहां कभी कमल नहीं खिला। चौथे चरण में 23 फरवरी को जिन 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होनी है, वहां पिछले चुनाव में 87% सीटों पर कमल खिला था। भाजपा की प्रचंड आंधी में विरोधी दल हवा हो गए थे। अकेले भाजपा ने 59 में से 52 सीटें जीत ली थी, जिसमें से 1 सीट भाजपा की सहयोगी अपना दल को भी मिली थी। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 4 सीटें पहुंची थी, जबकि कांग्रेस और बसपा 2-2 सीटों पर सिमट गई थी। ऐसे में सवाल बड़ा है कि 5 साल बाद क्या भाजपा अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी, या फिर छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर अखिलेश भाजपा के इस गढ़ में उसे चुनौती देंगे। उत्तर प्रदेश की सलामती के लिए उत्तर प्रदेश को दंगे और आतंकवाद से दंगे और आतंकवाद से मुक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। बाबा बुल्लू कह रहे गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जैसे ही पहले चरण का वोट पड़ा है, बीजेपी के नेता ठंडे पड़ गए। और मैं जानता हूं जब ऊंचा हार के लोग वोट डालेंगे, रायबरेली के लोग वोट डालेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। चौथे चरण की इस जंग में लखनऊ भी शामिल है, जिसका सीधा रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है। 2017 में लखनऊ की 9 में से 8 सीट पर भाजपा ने जीत का कमल खिलाया था, लेकिन इस बार लखनऊ की सरोजनी नगर सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है, जहां भाजपा ने मंत्री स्वाति सिंह का टिकट काटकर राजेश्वर सिंह को थमा दिया, जिनकी सीधी टक्कर सपा के ही अभिषेक मिश्रा से है। कुछ ऐसा ही हाल लखनऊ की कैंट सीट का है। इस सीट के लिए मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने दावा ठोका। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने अपने बेटे मयंक के लिए दावा ठोका, लेकिन बाद में भाजपा ने योगी सरकार में कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक को यहां से उतार दिया, जिनकी लड़ाई सपा के सुरेंद्र गांधी से है। वहीं इन सबके बीच सबकी निगाहें हरदोई पर भी टिकी हैं। इसकी सदर सीट पर आजादी के बाद से कभी कमल नहीं खिला।
यहाँ 40 साल से अग्रवाल फैमिली का कब्जा है। 2017 में जब भाजपा की प्रचंड लहर थी तब भी ये सीट भाजपा नहीं जीत पाई, लेकिन अब ये फैमिली भाजपा में आ गई है। नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल को भाजपा ने हरदोई सदर सीट से मैदान में उतारा है, जिनके सामने सपा ने पासी समुदाय से आने वाले अनिल वर्मा को टिकट दिया है, तो बसपा ने यहाँ ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए शोभित पाठक को उतारा है। कहने को हरदोई में 8 सीटें हैं, लेकिन सबकी नजर हरदोई की सदर सीट पर है। यहाँ नरेश अग्रवाल का तिलिस्म तोड़ने के लिए सपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। अभी जो तीसरा चरण वोट पड़ा है बीजेपी के कई बूथों पर, कहने को तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। मिस्ड कॉल कर करके इन्होंने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन आप पता कर लेना तीसरे चरण में कई बूथ ऐसे थे जहां पर एक भी बूथ पे मक्खी मारने वाला भी नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को। निर्दोष नागरिक मरते थे, जनजीवन अस्त व्यस्त होता था। आज मैं कह सकता हूं जब 5 साल का कार्यकाल सरकार का पूरा हो रहा है, आज मैं इस बारे में कह सकता हूं 5 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। उनकी तो दिहाड़ी 200 रुपए है नहीं, आपकी है। एक दिहाड़ी में आपकी एक बोतल तेल नहीं आ रही है। आगे क्या कहेंगे कि उनको ये नहीं मालूम कि इतने बेरोजगार बच्चे हैं। इसीलिए तो उन्होंने 12 लाख सरकारी पद खाली रखे हैं 5 सालों से, क्योंकि उनको तो बेरोजगारी दिख ही नहीं रही है उत्तर प्रदेश में। चौथे चरण की इस जंग में कांग्रेस का वो किला भी शामिल है जो 2017 की जंग में तो बच गया, लेकिन क्या 22 की लड़ाई में बचेगा? क्योंकि इस बार रायबरेली में भाजपा ही नहीं, सपा भी एक-एक सीट पर कड़ी चुनौती दे रही। कांग्रेस के लिए मुश्किल ये है कि रायबरेली की जो 2 सीटें कांग्रेस ने पिछले चुनाव में जीती थी, वो दोनों ही विधायक भाजपा में जा चुके हैं। रायबरेली की सदर सीट से भाजपा ने कांग्रेस की बागी अदिति सिंह पर दांव खेला, जिनके सामने कांग्रेस ने मनीष चौहान और सपा ने आरपी यादव को उतारा है। चौथे चरण की लड़ाई में लखीमपुर भी सबसे हॉट जिला है, खास तौर पर निघासन विधानसभा सीट, जिसके सिंहासन पर कौन काबिज होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके फैसले में तिकुनिया कांड का भी अहम रोल हो सकता है, क्योंकि 3 अक्टूबर की हिंसा के बाद यहाँ बहुत कुछ बदलने का दावा हो रहा है। इस हॉट सीट पर भाजपा की तरफ से शशांक वर्मा फिर से मैदान में हैं, जिनके सामने सपा ने बसपा से आए आरएस कुशवाहा पर दांव चला है। अब 23 फरवरी को 2 करोड़ 12 लाख से ज्यादा मतदाता अपने वोट से मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। मतलब जनता की कसौटी पर कौन पास होगा और कौन फेल, इसका फैसला जनता के वोट से ही होगा। साथ ही ये भी पता चलेगा कि जिन जिलों में चुनाव दर चुनाव किसी एक दल या एक परिवार का कब्जा था, वो 22 की जंग में ठहरते हैं या मजबूती से डटे रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो चौथा चरण भाजपा का इम्तिहान वाला चरण है, क्योंकि इस चरण की 90% सीटें भाजपा के खाते में दर्ज हैं, जिन्हें बचाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है। बिल्कुल दीपा, तो वही इन सीटों पर 70% साबित हुई विपक्षी दलों के सामने इन सीटों को जीतने की चुनौती होगी। सभी दल प्रचार में ताकत झोंक चुके हैं। अब बारी है 23 फरवरी को पार्टियों के इम्तिहान की। यूपी चुनाव का चौथा फेज, जनता के बीच किसका क्रेज? थमा प्रचार, गरजे नेता, किसे मिलेगा लखनऊ का किला? जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। 14, 17, 19 में जिताया, 22 में जिताकर एक चौका लगाने का मौका है आपके पास। ये बहुजन समाज पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए परेशान हैं। 9 जिले, किस सीट पर किसकी लीड? देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग में अब चौथे चरण का प्रचार थम गया है, लेकिन प्रचार थमने से पहले सभी राजनीतिक दलों ने जमकर जोर लगाया। अखिलेश यादव ने रायबरेली और हरदोई में धुआंधार प्रचार किया,
जहां हरदोई में उनके साथ ओम प्रकाश राजभर भी नजर आए, तो अमित शाह सीतापुर में हुंकार भरते हुए सपा पर तीखे हमले बोल रहे थे और सीएम योगी रायबरेली में गरजते नजर आए। ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, जैसे ही पहले चरण की जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए। और जब ये चुनाव 5वें, 6ठे, 7वें चरण में पहुंचेगा तो आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे। सपा बसपा के शासन में उत्तर प्रदेश आतंकवाद का हॉटस्पॉट माना जाता था, गंगा का सेंटर माना जाता था और माफिया का कॉरिडोर माना जाता था। आज मैं बताता हूं, यहाँ कोई बाहुबली नहीं है, यहाँ केवल और केवल बजरंग बली है। आज दंगा नहीं होता है, आज दंगाइयों का महिमा मंडन नहीं होता है, आज पेशेवर माफिया और आतंकवादी के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चढ़ता है। चौथे चरण के प्रचार के दौरान हरदोई में ओम प्रकाश राजभर के तीखे तेवर भी दिखे। राजभर के निशाने पर भाजपा और बसपा दोनों दल थे। राजभर ने आरोप लगाया कि जो उम्मीदवार बसपा के चुनाव चिन्ह पर मैदान में है, उनका नाम भाजपा के कार्यालय में तय होता है। ये बहुजन समाज पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए परेशान हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के टिकट भारतीय जनता पार्टी के सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी के कमरे में तय होता है और सिंबल बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पे मिलता है। चौथे चरण का प्रचार थमने से पहले नेताओं को जितना जोर लगाना था लगा लिया। अब गेंद जनता के पाले में गई है, जो 23 फरवरी को अपने वोट से मैदान में उतरे सभी 621 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी। हालांकि जनता के वोट अपने पाले में लाने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों के चयन में जातिगत समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा है। भाजपा गठबंधन की बात करें तो 25 सवर्ण प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है, जबकि ओबीसी नेताओं की संख्या 18 है, वहीं दलितों की संख्या 16 है। जबकि सपा गठबंधन ने 14 सवर्ण, 22 ओबीसी, 5 मुस्लिम, 17 दलित और 1 सिख को टिकट दिया है। वहीं बसपा ने 12 सवर्ण, 14 ओबीसी, 17 मुसलमान और 16 दलित प्रत्याशियों को चुना है। जबकि कांग्रेस ने 24 सवर्ण, 6 ओबीसी, 9 मुस्लिम और 18 दलित को टिकट दिया है, जबकि सिख प्रत्याशियों की संख्या कांग्रेस की 2 है। लेकिन सवाल बड़ा है कि वोट के अग्निपथ पर किस राजनीतिक दल का विजय तिलक होगा, क्योंकि अब तक 3 चरणों में 172 सीटों पर मतदान हो चुका है। ऐसे में सबकी निगाहें चौथे फेज पर टिकी है, क्योंकि जानकारों की माने तो चौथा चरण भाजपा का गढ़ है और यहाँ अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा टेस्ट होना है। मतलब जितने भी छोटे छोटे दलों से अखिलेश ने हाथ मिलाया, उनका वोट साइकिल पर ट्रांसफर हो रहा है या नहीं, इसका पता इसी चरण में चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो जहां चौथे चरण का रण चल रहा है जया, वहीं भाजपा 5वें चरण की तैयारी में भी जुट गई है। पीएम मोदी आज 5वें फेज के लिए करेंगे प्रचार। बहराइच से 3 जिलों की संयुक्त रैली को करेंगे संबोधित प्रधानमंत्री मोदी। बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा के लिए प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और 13 सीटों के प्रत्याशियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट की अपील करेंगे। दोपहर 3 बजे पीएम मोदी पहुंचेंगे बहराइच और वहां पर वोट की अपील करेंगे। 13 सीटों के प्रत्याशियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करेंगे। दोपहर 3 बजे का समय बताया जा रहा है। और आज केवल पीएम मोदी ही नहीं, बल्कि भाजपा के कई दिग्गज नेता 5वें चरण के लिए प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे और उनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज प्रतापगढ़, प्रयागराज में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचने वाले हैं। शाह सबसे पहले दोपहर करीब 1 बजे प्रतापगढ़ पहुंच जाएंगे और इसके बाद वो दोपहर 2 बजे प्रचार करने के लिए संगम नगरी पहुंचेंगे प्रयागराज और वहां पर जनता को संबोधित करेंगे।
तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या, गोंडा, बहराइच और बाराबंकी में करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं। सीएम सबसे पहले अयोध्या के मिल्कीपुर और बीकापुर विधानसभा में जनसभा करने वाले हैं। उसके बाद गोंडा जाएंगे, वहां भी गौरा में लोगों से वोट की अपील करते हुए सीएम योगी दिखाई देंगे और फिर बहराइच के पयागपुर विधानसभा में रैली को संबोधित करेंगे। शाम को 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है। सीएम बाराबंकी पहुंचेंगे और यहां कुर्सी विधानसभा में जनसभा को करेंगे संबोधित। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में प्रचार करेंगी। तो वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बलिया और देवरिया के दौरे पर होंगे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात की जाए तो वो गोरखपुर और बलिया में चुनाव प्रचार करते हुए देखे जाएंगे। तो देखिए, ये तस्वीरें हमने आपके सामने रखी है। कौन कहां पर होगा, कहां पर प्रचार करेगा, उसकी जानकारी ये भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। ये तमाम अलग अलग हिस्सों में जाकर के वहां पर मोर्चा संभालेंगे, अपने पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। 5वें चरण के रण में तेज हुई प्रचार की रफ्तार। जी हां, आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विजय रथ से करेंगे प्रचार। बसपा सुप्रीमो मायावती भी भरेंगे हुंकार। कोई भी दल देखिए पीछे नहीं है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल भी करेंगे प्रचार। कांग्रेस के लिए आज वोट बटोरेंगे हार्दिक पटेल। हर सियासी दल, हर अलग अलग सियासी पार्टियों से मैदान में आज उतरते हुए 5वें फेज के लिए दिखाई देंगे। बिल्कुल, और 5वें चरण के लिए आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रयागराज और कौशाम्बी के क्षेत्रों में पहुंचेंगे। विजय रथ लेकर लोगों से वोट की अपील करेंगे। तो वहीं मायावती बहराइच में प्रचार करेंगी, जबकि दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज 6वें चरण के लिए गोरखपुर और संत कबीर नगर में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस नेता और स्टार प्रचारक हार्दिक पटेल आज अमेठी में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचने वाले हैं, जबकि एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज प्रयागराज, कौशाम्बी के दौरे पर रहने वाले हैं। तो वहीं भाजपा के सहयोगी अपना दल एस अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल आज बाराबंकी और सुल्तानपुर में चुनाव प्रचार करती हुई दिखाई देंगे। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, चर्चित मनीष गुप्ता हत्याकांड की सीबीआई कोर्ट में होगी सुनवाई। 26 फरवरी से दिल्ली की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। मामले में सीबीआई ने अपनी ओर से दायर की है चार्जशीट और चार्जशीट दायर करने के बाद सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आरोपी पुलिस कर्मियों को दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया है। देर रात गोरखपुर जेल से चर्चित व्यापारी मनीष गुप्ता हत्याकांड के आरोपी पुलिस वालों को दिल्ली के तिहाड़ जेल ले जाने के लिए रवाना किया गया था, जो रात करीब 9 बजे दिल्ली के तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। आपको ये भी हम बता दें कि पिछले साल 27 सितंबर को गोरखपुर के होटल में कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की पिटाई से मौत हो गई थी, जिसमें इंस्पेक्टर जेएन सिंह समेत 6 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ था और मामले की जांच सीबीआई कर रही है।